ये भी निकालने देगा। राइट, लेक्चर नंबर लिख लीजिए। तो बेटा आज हम लोग लेक्चर नंबर, तुम ग्लव्स उतार लो ना, ग्लव्स अंग्रेजी नहीं ना, पर आज हम लोग फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 70 करने जा रहे हैं। काफ़ी बीच में वक्फा हो गया, तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा उस वक्फे की वजह मैं बता दूँ, तो उसके बाद मैं आप लोगों से शुरू करता हूँ क्लास आज की। और सबसे पहले ये हुआ कि हमारा लेक्चर नंबर जो है 69 हुआ था 8 मार्च को। अब 8 मार्च को मैं सोया हूँ, तो सुबह मैं बेहोशी की हालत में था। तो मेरे तकरीबन से बीमारी है जो मेरे दिमाग में घुसती जा रही है। 27 नवंबर से मैं भी परेशान हूँ, तो लोगों को भी परेशान किया हुआ है। तो मैं 8 तारीख की सुबह जब उठा हूँ, सॉरी 9 तारीख की, तो मेरे घर वाले मुझे हॉस्पिटल ले गए। तो मैं 3 दिन बाद होश में आया हूँ, तो मुझे पता चला मैं हॉस्पिटल में हूँ। देन मैं उसके बाद 16 तारीख तक जो है वो हॉस्पिटल में था। हॉस्पिटल से जब मैं डिस्चार्ज हुआ तो मेरी बेटी का निकाह था 23 मार्च को, मेरे घर में मेहमान आ रहे थे, तो इसलिए आप लोगों से बात नहीं की। वालदा ये पूछेंगी कि सर कहाँ गायब हो सर। मुसलसल वो मेरा बेटा था जो आप लोगों को कम्युनिकेट कर रहा था कि क्या हो गया है और सर क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं। तो आज मैंने 29 तारीख से, यानी कि 29 मार्च से आपका लेक्चर नंबर 70 जो एक्सरसाइज 7.1 को ख़त्म करेगा और 7.2 को स्टार्ट करेगा, स्टार्ट ले रहा हूँ। मैं क्लियर कर दूँ कि कल भी हमारे यहाँ लेक्चर होगा। जो लोग शबरदार बना रहे हैं बनाते रहें। मैंने वेरी सॉरी, क्योंकि मुझे इस वक्त इंतहाई कमज़ोरी है एंड बड़ी मुश्किल से मैं इस वक्त बैठ के आपकी क्लास ले रहा हूँ। तो ये है कि कल भी मैं क्लास लूँगा एंड क्लास के वही उसूल हैं कि फिज़िकल इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि मेरे घर में मेरा भाई, मेरा बेटा, उन दोनों को बाहर जाना था और मेरी मिसेस, ये तीनों कोविड पॉजिटिव आए हैं। तो मेरी बेटी बची है जो नहीं आई है, और मैं, हम लोग सब 5 अफराद 5 अलग कमरों में रह रहे हैं। तो मैं आप में से किसी को यहाँ बुलाने का रिस्क नहीं ले सकता हूँ, इसलिए मैंने फिजिकल क्लासेस रोक के शुरू कर दिया है। टोटल मैं फिर बता दूँ कि मेरे पास 8 क्लासें बाकी हैं। कोशिश कर रहा हूँ कि 8-10 अप्रैल तक ख़त्म हो जाए, और अगर ये कोविड के जो पेशेंट हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक सेहतियाब हो जाते हैं तो हम फिजिकल क्लास हमको फिर ले आएंगे। अभी मेरी एनर्जी बिल्कुल कम है, जिसकी वजह से मैं एक क्लास पे मुश्किल में डाल रहा हूँ तुम लोगों को। तो मैं तो कुछ लोगों ने मुझे बताया कि उनकी फिजिक्स की क्लास है, ठीक है बिल्कुल बेटा होंगी। मैं बड़ी बड़ी माजरत चाहता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा इस उसूल को तोड़ना पड़ रहा है। जी बेटा। हाँ, तुम उनको आके को बताओ, ठीक है। तो मतलब चाह रहा हूँ कि मैं अपने उसूल तोड़ना पड़ रहे हैं। ओके, तो मैंने आप लोगों को एडवाइस की थी कि जो ब्रेक हो जाता है बीच में, बेस्ट होता है लेक्चर नंबर 69। जिन बच्चों ने रिपीट किया आज उनके लिए कंटिन्यूटी ज़्यादा आसान होगी, और जिन बच्चों ने कहने के बावजूद नहीं किया उनके लिए मुश्किल है। हालांकि मुसलसल मैं आप लोगों से कह रहा हूँ रोज़ाना एक एक्स्ट्रा सवाल करें, लेकिन आप में से मेजॉरिटी जो है एक्स्ट्रा सवाल नहीं कर रहे हैं। एंड क्या करते हैं, 2-3 घंटे एकदम भेज देते हैं, सर ये क्या हुआ। बेटा एक्स्ट्रास के कुछ उसूल बार बार बता रहा हूँ, अगर मैं आपको सारे एक्स्ट्रास करके दे दूँ फायदा क्या है। मतलब मैथमेटिक्स सही मायने में एक्स्ट्रास समझाते हैं आपको। जी बेटा, अच्छा थैंक यू। तो मैथमेटिक्स आपको एक्स्ट्रा समझाते हैं, एक्स्ट्रा के लिए मैंने आपको बताया जिस टॉपिक का आप एक्स्ट्रा कर रहे हैं, जैसे आप 10.3 कर रहे हैं तो पहले 10.3 को रिपीट करें, जाके मैंने जो हैंड आउट दिया है उस हैंड आउट को देखें और फिर एक सवाल करें, और एक सवाल अगर नहीं हो तो 4 से 6 दफ़ा काटें। मतलब कुछ लोग बड़ी बदतमीजी से, मैं बदतमीजी बताऊं कि जनाब सर इन्होंने 4 सवाल किए हैं नहीं हो रहे। यार 4 सवाल की घटे ने तुमसे कहा था करने को, एक सवाल करो और 8 से 10 दफा काटो, फिर वो मुझे भेजो तो मैं समझ लूंगा तुम्हारी गलती क्या है। एक साहब ने क्या किया, वीडियो बना के भेजी। भाई मुझे समझ में ही नहीं आ रही वो वीडियो क्या है। मतलब एक्स्ट्रा 8-10 दफा को करो। एक्चुअली एक्स्ट्रा जरूरी नहीं है कि
आप चैप्टर 10 करें, आप उठा के चैप्टर 3 कर दें एक दिन, आप उठा के चैप्टर 6 कर लें, आप उठा के एक दिन चैप्टर 8 कर लें। मतलब इट्स नॉट नेसेसरी क्या एक्स्ट्रा किए जाते हैं। जिसका तुम लोग चारों बात 2 मिनट के अंदर काम हो जाए तो कोई काम 2 मिनट में नहीं होता। स्ट्रगल के बगैर मैथमेटिक्स नहीं आती। अगर कोई बेवकूफ़ कह रहा है कि मैं बगैर स्ट्रगल के मैथमेटिक्स सीख लूंगा तो बिल्कुल गलत है। तो बैक टू हम अपने टॉपिक पर जाते हैं। हमारा 7 चैप्टर बेसिकली 2 चीजें सिखा रहा है। पहली एक्सरसाइज 7.1 इन 2 में परम्यूटेशन है। लिखो परम्यूटेशन। परम्यूटेशन माने होता है अरेंजमेंट। मैं थोड़ी सी पुरानी बातें कर रहा हूँ। मतलब अरेंजमेंट के लिए मैं तुम्हें इस तरह की मिसाल दूँ, ABC, कैपिटल ABC 3 लिखिएगा। अब इनको आप कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। एक ऑर्डर ये है, इसका दूसरा ऑर्डर क्या हो सकता है, इसका तीसरा ऑर्डर क्या हो सकता है, इसका और कोई ऑर्डर हो सकता है। देखो ए के साथ बी आ गया, ए के साथ सी आ गया, ए के साथ और क्या आ सकता है, और इसके इसी तरह बी के साथ क्या आया, ए आया, बी के साथ सी नहीं आया। 3 फैक्टोरियल होगा ना तो 6 तरीके बनेंगे बेटा। तो 6 तरीके होगा बेटा, नहीं हुए कुछ हम मिस कर रहे हैं। ए के साथ बी आ गया, ए के साथ सी आ गया, फिर बी के साथ ए आ गया, बी के साथ सी आ गया, सी के साथ ए आ गया, सी के साथ बी नहीं आया। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट लॉ इस्तेमाल करते हैं। प्रोडक्ट लॉ में क्या होता है, हम ये देखते हैं कि पहले सेट में कितने मेंबर हैं, दूसरे सेट में कितने मेंबर हैं, आगे लिखो प्रोडक्ट लॉ। तो हम बेस्ट तरीका ये होता है परम्यूटेशन में प्रोडक्ट लॉ से निकालते हैं एंड ये काउंट करते हैं कि हाउ मेनी वेज से एक चीज को अरेंज कर सकते हैं। अच्छा, अरेंज करना तो कोई मसला नहीं है। अब मसला क्या है, कहाँ से शुरू होता है, जब रिस्ट्रिक्शन लगती है। मसलन तुमने देखा जब हमने डिजिट इस्तेमाल करना शुरू किया तो मालूम चला 0 कैन नॉट रिप्लेस एट। अब ये जो रिस्ट्रिक्शन लगती है इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसके लिए आपकी सोच होती है, जिसको मैं हमेशा मैथमेटिक्स में कहता रहा हूँ, सोच को लॉजिक। ये सोच आपने सोचनी है। तो परम्यूटेशन तो बहुत आसान है, बट परम्यूटेशन का मुश्किल हो जाता है जब उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगती है। देन रिस्ट्रिक्शन के बाद क्या होता है, ग्रुपिंग का कंसेप्ट दिया, वो और मुश्किल हो जाता है, जिसमें कुछ चीजें साथ साथ आ जाती हैं। तो हमने लास्ट क्लास में 7.1 में ये देखा कि रिस्ट्रिक्शन कैसे लगती हैं और ये कैसे लगती हैं। तो 7.1 के मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए थे, बुक वालों ने डिस्कस किए, दे आर राइट। आप प्रोडक्ट लॉ से कीजिए ना सीधा सीधा। जैसे 2 हाईवे हैं, पहले हाईवे से 3 तरीके हैं, दूसरी हाईवे से 2 तरीके। साइड ए में 3 मेंबर है, साइड बी में 2 मेंबर है, 3 into 6 बेस है। तो मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल रुकवाई थी, क्योंकि वो एग्जाम्पल जो है 2 आखिरी, उनका कोई ताल्लुक जो है अपने परम्यूटेशन से नहीं। और वो किस टॉपिक से, जब हम उस टॉपिक पे पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो भी करवाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं होमवर्क के 2 सवाल थे जिनको मुझे 7.1 के रेफरेंस से डिस्कस करना है। बहरहाल बार बार कह रहा हूँ, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, अभी इंशाल्लाह ताला आधे घंटे में ये लेक्चर जो है क्लास के बाद अपलोड हो जाएगा फेसबुक पे, वो यूट्यूब पे। आपको कोई प्रॉब्लम है आप मुझसे बात करते हैं। अब ये 7.1 का 18वां सवाल है। 3 prizes are offered to a क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट। हमारी क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं और 3 प्राइजेस ऑफर किए गए हैं। दे आर फॉर द प्रोफेशनली एंड 3 डिफरेंट, प्रोफेशनली माने महारत होती है, 3 डिफरेंट सब्जेक्ट। पहला पार्ट देखते हैं, अभी दूसरा पार्ट नहीं देखते। मिसाल के तौर पर हमने ये तय किया कि मैथमेटिक्स में जो फर्स्ट आएगा उसको इनाम मिलेगा, जो सेकेंड आएगा उसको एक इनाम मिलेगा, जो थर्ड आएगा उसको इनाम मिलेगा। इसका मतलब है हमारे सेट में के कितने मेंबर्स हैं, 50 मेंबर्स हैं। अब देखना पहले सेट के अंदर जो फर्स्ट आएगा वो कितने हो सकते हैं, 50 में से कोई एक। अब लॉजिक शुरू हुई, दूसरे सेट में क्या होगा, पहले वाले जो फर्स्ट आ जाएगा
क्या वो मैथमेटिक्स में सेकंड आना पसंद करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। अब ये लॉजिक होती है, ये दिमाग इस्तेमाल करना होता है आपको। तो दूसरे सेट के अंदर आपके पास कितने मेंबर आएंगे? शाबाश, 49। बिल्कुल, क्योंकि 50 जो है शुरू में आ गए। अब जो सेकंड आएगा वो 49 में से सिलेक्ट होगा, वो 50 में से नहीं होगा। पहले सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, प्रोफेशनसी की। 49 लिखिए इसलिए। और थर्ड सब्जेक्ट में सेकंड प्लेस ये होगा, ये सेकंड सब्जेक्ट लिखा था पहले। नहीं, सेकंड प्लेस लिखेंगे आप। सब्जेक्ट की तो बात खत्म हो गई, पहले ही सब्जेक्ट चल रहा है। सेकंड प्लेस इन द सेम सब्जेक्ट, इन द सेम सब्जेक्ट, ठीक है। देन अब इसके बाद क्या होगा, हमारे पास जो है वो थर्ड प्लेस सिलेक्ट होगी इन द सेम सब्जेक्ट। और थर्ड सारी वजह से थर्ड आएगा, वो फर्स्ट और सेकंड नहीं आ सकता है, और फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड आना पसंद नहीं करेंगे। तो टोटल कितने हो गए आपके पास चॉइसेस? साइड ए के मेंबर 15, साइड बी के मेंबर जो है 49 है। 50 मल्टीप्लाई, अब वो एक प्रोडक्ट लॉ लग रहा है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आ रहा है वो 1000 जो भी आपका आ रहा है वो रिजल्ट आ गया। तो देखना, ये लॉजिक होती है, ये सोच होती है कि जनाब सेम सब्जेक्ट में जो फर्स्ट आ गया वो सेकंड नहीं आएगा। अब मैं बार बार आपसे कहता हूँ इसको उर्दू में एक्सप्लेन कर लो, लेकिन तुम लोग क्या करते हो, आगे लिखते नहीं हो, और फिर उसके बाद खुद भी परेशान होता हूँ, मुझे भी परेशान करता हूँ। अब इसके बाद हम सेकंड सवाल पढ़ रहे हैं, इसका सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। सेकंड पार्ट में वो ये कह रहा है, दे आर इन द if they are in the first, second and third prizes for the proficiency in the same subject. अब क्या हो रही है, ये सेकंड हम कर चुके हैं ना, तो हम फर्स्ट करते हैं बराबर में। अच्छा अच्छा, सॉरी ये उल्टा कर दिया मैंने, सॉरी सही कह रहा था। अब ये हमने मेरे ख्याल से पहले गलत कर दिया थोड़ा सा, नहीं वो हमने सेकंड ही किया है, अब हम फर्स्ट वाला कर रहे हैं। फर्स्ट वाला क्या है, इन द सेम सब्जेक्ट। अब सेम सब्जेक्ट के लिए एंड फर्स्ट सब्जेक्ट ways to select। अब मिसाल के तौर पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, तीन सब्जेक्ट की बातें होनी है। सेकंड सब्जेक्ट ways to select इन थर्ड सब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट अलग अलग होगा, सब्जेक्ट अलग होगा। मिसाल का एक फिजिक्स है, एक केमिस्ट्री है, एक इंग्लिश है। अब फिजिक्स में जो फर्स्ट आ गया वो 50 है, और मुमकिन है वही केमिस्ट्री में भी आ सकता है, तो स्टिल है 50। और मुमकिन है वही इंग्लिश में भी टॉप आ जाए, कोई ऐसा चीता बच्चा होता है जो तमाम क्लास के सब्जेक्ट के अंदर। तो जुएल बिल्कुल ठीक कह रहा था, मैंने उल्टे कर दिए, पार्ट 1 पहले करना था, वो मैंने पार्ट 2 पार्ट। अब ये लॉजिक बनती है, ये आपने सोचना पड़ता है कि कैसे आपने सिलेक्ट करना है। तो होमवर्क में मैंने एक दूसरा सवाल भी डिस्कस करना था। थोड़ा सा मैं सुस्त हो रहा हूँ, उसकी वजह वही है, वो मेरी बीमारी जो है मुझे शदीद मुश्किल में डाल रही है। ये स्पैरो क्या होते हैं? स्पैरो घर में जो चिड़िया वगैरह जो होती हैं उनको स्पैरो कहते हैं। और उसके बाद लिखा है प्रिच। प्रिच माने ये दरख्तों में बैठती हैं, चहचहाती हैं, उसको प्रिच कहते हैं। ठीक है, तो पहले तो इंग्लिश का सवाल है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द 5 sparrows can perch on 3 trees when there is no restriction to the choice of the tree। पहले हम आधा सवाल करते हैं। अब हमारे पास कितने दरख्त हैं? हमारे पास 3 दरख्त हैं, और चिड़िया कितनी है हमारे पास? 5 है। जब नहीं 6 नहीं है, 5 चिड़िया हैं। पहली चिड़िया जब उड़ते हुए आ रही है तो उसके पास कितनी चॉइसेस होंगी? उसके पास 3 चॉइसेस होंगी। तो वेज टू सिलेक्ट अ ट्री बाय द फर्स्ट स्पैरो, पूरा जुमला लिखो। अब वही है, हम सेट ए की मेंबर चूज कर रहे हैं। वेज टू सिलेक्ट अ ट्री बाय द फर्स्ट स्पैरो, tree by first जी हाँ, sparrow। देयर आर 3 चॉइसेस, क्योंकि आपके पास 3 दरख्त हैं। जी सर। Ways to select the second tree by the second sparrow, again second sparrow के पास भी 3 है, because there is no restriction,
मुमकिन है सारी चिड़ियाँ एक ही दर पर बैठ जाएं। तो चॉइसेस गिनते हम 3 हैं, इसी का हमारे पास थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ के लिए भी 3 चॉइसेस हैं। थर्ड ट्री, थर्ड स्पैरो, इसके बाद भी 3, चौथी चिड़िया हमारे पास आई, इसके बाद भी 3 चॉइसेस हैं, ये है फोर्थ एंड लास्ट एक स्पैरो और आई थी हमारे पास। क्योंकि कोई पाबंदी नहीं है स्पैरोज के ऊपर, तो जनाब वो कहीं पे भी आ सकती हैं। तो टोटल वेज 3 × 3 × 3 243 वेज आ रहे हैं। हम चॉइसेस को गिनते हैं। अगेन मैं रिपीट करूं, कैप्टन वाइस कैप्टन वाले सवाल से हमने इब्तिदा की थी, तो कितने कैप्टन बन सकते थे, तो तुम्हें याद दिलाऊं 11, एंड वाइस कैप्टन कितने बन सकते थे 10। उसकी वजह से जो कैप्टन बन जाएगा वाइस, यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है, तो इसलिए हर चिड़िया 3 तरीकों से बैठ सकती है। नाउ हमारे पास नेक्स्ट क्या आ रहा है, ले लो क्या कहेंगे, अब इसका ही दूसरा पार्ट आ रहा है। दूसरे पार्ट में क्या आ रहा है, इसके अंदर वो क्या क्या कह रहा है, सवाल नीचे करो। दूसरे सवाल पार्ट के अंदर वो कह रहा है कि जनाब how many of these will one particular sparrow, अब मिसाल के तौर पे एक दरख्त पे एक स्पैरो बैठेगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने कहा रिस्ट्रिक्शन को चूज करेंगे। सबसे पहले जाकर रिस्ट्रिक्शन को चूज करेंगे, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन पहले पाबंदी करनी है। वेज टू सिलेक्ट a tree by the first sparrow. tree by first sparrow, 3 की चॉइसेस हैं उसके पास, क्योंकि पहले के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई हमने। अब नाउ सेकंड जो स्पैरो है वो उस दरख्त पे नहीं बैठ सकती जहाँ पहली वाली बैठी है, तो सेकंड के बाद कितनी चॉइसेस होंगी, 2 चॉइसेस। इसी तरह थर्ड के बाद कितनी चॉइसेस होंगी, 2 चॉइसेस, क्योंकि उस जगह पे आगे अब बैठ ही नहीं सकती है। कहाँ पहले, तो पहला बादशाह थी, पहले को कोई पाबंदी नहीं थी, बट उसके बाद सब वेज टू अरेंज द सच स्पैरोज या सच अरेंजमेंट क्या होगा, 3 × 2 × 2 48 वेज। अब तुमने देखा जैसे रिस्ट्रिक्शन लगी चॉइसेस कम हो गई, तो रिस्ट्रिक्शन क्या करती है, चॉइसेस को कम कर देती है। तो यहाँ हमारी करके एक्सरसाइज 7.1 एंड होती है। अब थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक शुरू होगा, 7.2 भी लगभग यही है, लेकिन थोड़े से मुश्किलात के साथ होगी। तो चलते हैं 7.2 की तरफ। एक बात तो तुम्हें बता दूं कि 7.1 हो कि 7.2 दोनों एक ही चीज है, बस 7.2 में थोड़ा सा जो है लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ाएगा। अब मिसाल के तौर पर ये सवाल है, मैं इसको डायरेक्ट जो है बाय द मेथड ऑफ 7.1 करने जा रहा हूँ। इसमें हाउ मेनी वेज कैन 7 डिफरेंट बुक्स बी अरेंज ऑन ए शेल्फ। 7 बुकें एक शेल्फ पे अरेंज करना, पहला पार्ट तो यहाँ है, तो पहले हम इस पार्ट को निपटाते हैं। ways to arrange 7 books on a shelf। इसमें कोई पाबंदी नहीं है आता अभी पहले पार्ट में। अब तुम्हें मैंने याद है पीछे सवाल क्या आया था 10 बॉयज का, हमने 10 फैक्टोरियल लिख दिया। अब तुम चाहते हो कि 7 × 6 × 5 × 4 7 लाइनों में लिखो, या डायरेक्ट 7 फैक्टोरियल लिखना चाहते हो तो 7 फैक्टोरियल लिख सकते हो। एंड दैट विल बी ना अभी फार्मूला नहीं लगाना। अच्छा 7 फैक्टोरियल जस्ट काटो फार्मूला। अभी फार्मूला क्या बताया हमने बच्चों को, 7 फैक्टोरियल 5040 होता है, 5040। ठीक है। अगर तुम इसको पसंद नहीं करो तो अदर वेज यही है, वेज टू सिलेक्ट द फर्स्ट बुक 7, वेज टू सिलेक्ट अरेंज द सेकंड बुक 6, क्योंकि देयर इज नो पाबंदी of 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 या 7 फैक्टोरियल लिखेंगे। अब हम पार्ट के दूसरे हिस्से में आते हैं, उसमें लिखा है इन हाउ मेनी ऑफ दीज वेज विल ए स्पेसिफिक बुक एट द सेंटर। अब पार्ट 2 करने इसको लगा दो, पार्ट 2 और पार्ट 1 है जी। अब इसमें पाबंदी आ गई, एक वो लाल वाली बुक सेंटर में रखना है, तो पहले क्या करेंगे, जिस पे पाबंदी लगती है पीछे भी बताया था उसको फॉलो करेंगे।
वेस्ट टू अरेंज का 7 बुक्स नहीं होंगे। देखो गलत लिख रहे हो तुम, काटो इसको, जो मैं कह रहा हूँ वो लिखो। वेस्ट टू सिलेक्ट द स्पेसिफिक बुक, वेस्ट टू सिलेक्ट द स्पेसिफिक बुक। स्पेसिफिक बुक क्या है? वो लाल वाली बुक मैंने सेंटर पे रखनी है, तो आई हैव गॉट क्या हो जाएगा? 1 वे। वो लाल वाली बुक या मोटी वाली बुक। देन रिमेनिंग बुक कितनी बचेंगी? रिमेनिंग बुक 6 बचेगी। तो देन इसके नीचे लिखो वेस्ट टू अरेंज द रिमेनिंग 6 बुक्स। रिमेनिंग 6 बुक्स, 6 फैक्टोरियल। 6 factorial. Therefore, total ways are in which the static book is centered. ये 720 कहाँ से आ गए इनके पास? ये 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 दिखाओ। 1 क्यों दिखा रहे हैं हम वो स्पेसिफिक बुक का 1 है, और ये 720 टोटल वेज है। तुमने देखा एकदम श्रिंक कर गए। जैसे ही आप पावर रिस्ट्रिक्शन करते हैं आपकी चीजें श्रिंक आउट कर जाती हैं। एंड देन उसका दूसरा पार्ट, अब द पार्ट 2 में गड़बड़ हो गई। वो कह रहा है स्पेसिफिक एट आइदर एंड। आइदर एंड का मतलब है स्टार्ट में या इख्तिताम में। अब इसके कई तरीके हैं। मैं जो तरीका मुझे अच्छा लगता है वो ये लगता है, वेज टू सिलेक्ट द स्पेसिफिक। पहले तो पाबंदी को सिलेक्ट करेंगे ना। वेज टू सिलेक्ट द स्पेसिफिक बुक एट आइदर एंड। आइदर एंड 2 हैं, into 2। आइदर एंड या तो स्टार्ट में या एंड पे। तो अब जैसे सेंटर में था तो एक प्लेस थी, लेकिन आइदर एंड 2 है। एंड रिमेनिंग बुक कितनी बची नहीं है बेटा? रिमेनिंग बुक आपके पास अब भी 6 बच रही हैं। तो नीचे लिखो वेज टू अरेंज द रिमेनिंग 6 बुक्स। Remaining 6 books. 6 फैक्टोरियल। 6 factorial. इसका टोटल वेज था Total ways are 6 फैक्टोरियल into 2। 6 factorial into 2 6 फैक्टोरियल होता 720, 722. 1440। अब आप देखो पार्ट 2 के 1 के मुकाबले में आंसर डबल आया। वजह क्या था? 2 एंड। इसकी एक छोटी सी लॉजिक बात टीचर रिश्ता बनाते हैं। तो सवाल को तो मैंने डायरेक्ट कर दिया। वो पहले स्टार्ट का अलग निकालते हैं, एंड का अलग निकालते हैं, और फिर दोनों को ऐड करते हैं, यही आंसर आता है। मैंने इसको डायरेक्ट, तो रिस्ट्रिक्शन काफी जो है इसमें तेज थी। ओके, अब नेक्स्ट हम चलेंगे 7.2 में। मेरे ख्याल से फॉर्मूले आएंगे शायद। जी सर। फॉर्मूला लिखो, परम्यूटेशन पहले लिखो। अब क्या होगा, हम 7.2 में क्योंकि ज्यादा लार्ज डेटा में आ रहे हैं तो वी नीड ए फॉर्मूला। तो फॉर्मूले की तरफ हम जाना चाह रहे हैं। परम्यूटेशन पहले लिखो, परम्यूटेशन, और उसके आगे कैपिटल पी। कैपिटल पी। ये परम्यूटेशन को कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड परम्यूटेशन जब भी हम करने जाते हैं तो एक लॉट में से चीजें सिलेक्ट करते हैं। तो चीजें जिस लॉट में से सिलेक्ट करते हैं उसको एंड कहते हैं। लॉट में से सिलेक्ट करते हैं उसको एंड। जैसे भी तुम्हें किताबें सिलेक्ट करनी थी उसको एंड कहते हैं, और जो सिलेक्शन होता है उसको आर कहते हैं। जो सिलेक्टेड एलिमेंट है वो आर हो गया, आर होता है। और तुम्हें मालूम है चैप्टर 6 से हम पीछा करते आ रहे हैं कि एन और आर का, या चैप्टर 8 का, कि एन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आर होता है। एन ग्रेटर और इक्वल्स टू आर होता है। और एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और आर बिलोंग्स टू होल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे मसला परम्यूटेशन का कंप्लीट फॉर्मूला बनता है एन पी आर। आर। आप कैलकुलेटर में इनको दिखा सकते हैं पी आर कहाँ पे है। मेरे ख्याल से मल्टीप्लाई पे क्या पे जूम करके दिखा दें। और जूम करें एनपीआर। ठीक है, और एनपीआर का फॉर्मूला लिख दें आगे, यहाँ से जूम आउट करें।
अब ये वही फॉर्मूले बनने जा रहे हैं थोड़ी देर में, एनसीआर, एनपीआर। और अगेन जैसे चैप्टर 8 में तय हुआ था, पूरा डिब्बा बना दो फॉर्मूले का। जैसे चैप्टर 8 में सिलेक्ट हुआ था कि जनाब हम जो है इन फॉर्मूलों पे जो है कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे, हम इनको मैनुअल करेंगे। तो एक मैनुअली वर्किंग कर दो। अगर N7 है, R3 है तो क्या होगा? अगर N7 है और R3 है, हाँ, मतलब सात आइटम में से 3 आइटम सिलेक्ट करना है। using this formula NPR equals to n factorial upon n minus r whole factorial, 7 factorial upon 7 minus 3 whole factorial, 7 into 6 into 5 into 4 factorial over 4 factorial, वही चला किया है 210। 210। ठीक है, तो हम एनपीआर। अब ये जरूरी नहीं है कि आप 7.2 में फॉर्मूला यूज करें, आप चाहें तो उसको 7.1 के मेथड से कर लें। तो मैं अभी थोड़ी देर में आपको जो है कुछ सवाल 7.1 के भी शायद जो है इस फॉर्मूले से करके दिखाता हूँ। तो पहले जरा इस फॉर्मूले को उन्होंने 8-9 सवाल तगड़े तगड़े दिए हैं, पहले इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस कराई है। हमें एग्जाम में कभी कभी सवाल आ भी जाते हैं, हम भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलो, तो ये बुक का सवाल है। अब जैसे सवाल में n पूछ रहा है वो आपसे और एक कंडीशन बना के दे रहा है वो आपको 2n plus 1 p n minus 1 NPR ratio 2n minus 1 p r दिएगा n, ओके, equals to 3 ratio 5, पूछ क्या रहा है, find n, n लगाओ ना आगे, n इक्वल्स n equals to question mark, हाँ बिल्कुल ऊपर लिखा हुआ था। जी को लिखें। ठीक है, अब जो है इस इक्वेशन को लाओ using formulas 2n plus 1 का whole factorial upon n factorial upon n minus r होता है। तुम जल्दी चल लो, पहले पूरा उतारते हैं ना, फिर उसके बाद फॉर्मूला खोलते हैं, यानी कि रेशियो के फॉर्म में लिखो ना उसको। अच्छा, अपॉन में लिखूं पहले? पहले हाँ फॉर्म में लिखो, ठीक है, बच्चे को एक स्टेप दिखाना ना। ठीक है। तो इस तरह के सवाल कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं, ये वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको हाँ बिल्कुल आप सही लिखा ना। n equals to 3 upon 5, हमने अपॉन की फॉर्म में लिखा, अब फॉर्मूले खोलो एनपीआर की। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ, बहरहाल कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रही, आप उसको करें करके हेजिटेट नहीं करें, मुझे भेजे ना उसको। एंड ये सब अगर तुम्हें थोड़ा सा चैप्टर 8 का कमांड है तो ये कर लोगे। तो मैं कल फिर रिपीट कर रहा हूँ कि कल हमारे पास शब्दवाद का बहरहाल सिलसिला है, क्लास होगी, तुम चाहो तो इस वक्त ले लो, तुम चाहो बाद में तुम पे ले लो, क्लासें नहीं रुकेंगी, 7 क्लासें। मेरी कोशिश है कल के फर्स्ट वीक में मैं पहले कोर्स खत्म करूँ। दूसरा सवाल जो है टेस्ट कब होंगे, बेटा पहले थोड़ा सा कोर्स कर लेने दो, मुझे अपनी तबियत पे भरोसा नहीं है, तो मैं चाह रहा हूँ पहले मैं अपने कोर्स को करीब से करीब पहुँचा दूँ, फिर इंशाल्लाह ताला सब डिस्कस होगा। सर सब तक भागने वाले नहीं है। हाँ, अल्लाह ताला ने मुझे इस हालत में पहुँचा दिया कि अगर मेरा दिमाग ने काम करना छोड़ दिया, जो कि होता जा रहा है, तो बहुत क्रिटिकल हालत में मेरा दिमाग है, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मेरी इंतहाई कोशिश है कि मैं अल्लाह न करे क्रिटिकल हालत में जाने से पहले पहले आपको कर दूँ। 1-2 बच्चों की फीस बाकी है, परेशान ना हो, जब भी हम फिजिकल क्लासों पे आएंगे अप्रैल में, आप अपनी फीस दे दीजिएगा, मुझे बार बार कॉल ना करें। किसी को भी आने की इस वक्त यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। तो इस वक्त जोहेल साहब जो है वही एनपीआर का फॉर्मूला ओपन करते जा रहे हैं। अभी से सिंप्लीफाई करके कलेक्ट ना है, और इस तरह के सवाल आपने थोड़े बहुत वहाँ पे किए हैं ना चैप्टर 8 में, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी कमांड है। जिन बच्चों ने प्रैक्टिस नहीं कर रहे वो बहुत खराब बच्चे हैं, बहुत खराब बच्चे हैं। और मैथमेटिक्स में काम करने से मैथमेटिक्स आती है, मेरे कहने सुनने से मैथमेटिक्स नहीं आती। और जब आप लोग यहाँ पे टेस्ट देने आएंगे, मैं टॉपिक बाय टॉपिक टेस्ट से पहले हर चीज चेक करूंगा, मैं किसी को बख्शूंगा नहीं। टेस्ट में सिर्फ उन लोगों को बैठने दूंगा जिनका काम मुकम्मल है।
क्यों अब आ रहे हो? 2n-1 को ब्रेक करो। 2n+1 का फैक्टोरियल ऊपर था, ऊपर रहने दिया, अपॉन में ये था ना इसके साथ n+2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल कर लो। शाबाश। और ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में 3/5। ओके, अब देखो कौन सी चीज कट रही है। 2n+1 को ब्रेक करो, तो 2n-1 से कैंसिल होगा। नजर आ रहा है। 2n बिल्कुल सारा ऊपर कर लो। ओके, ये सिंप्लीफाई हो रहा है। 2n+1 2n+1 into 2n-1 into 2n-1 शाबाश। फैक्टोरियल, और साथ में जो n-1 लगा हुआ था ये वाला, ऐसे ही रहेगा। ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, नहीं चाहिए। इसको ब्रेक कीजिए। n+1 को, n+2 को, n+2 n+1 शाबाश n शाबाश। n-1 का Excellent. फैक्टोरियल into 2n-1 हो जाएगा। एक्सीलेंट। इक्वल्स टू में ये है 3/5। अब ऊपर नीचे कैंसिल क्या होगा देखिए। 2n-1 ये और ये कैंसिल हो गए, फिर n-1 का फैक्टोरियल और n-1 फैक्टोरियल। इसी का n भी कैंसिल हो रहा है। जी, एक n यहाँ है और एक n ये रहा, कैंसिल हो रहा है। ठीक है, शाबाश। सिंप्लीफाइड फॉर्म हमारे पास आएगी। हाँ, थोड़ी थोड़ी लंबी लंबी सवाल हैं ये सिंप्लीफिकेशन के, इनको आराम से, और ये सारी पूरी सिंप्लीफिकेशन है अगर आप एक चैप्टर पे कमांड करते हैं। हाँ, अभी तो वर्ड प्रॉब्लम आएगी। मेन तो हमारे सारे सवाल वर्ड प्रॉब्लम के होते हैं बेटा। 2 into 2n+1 अपॉन में क्या बच गया, n+1 into n+2 बच गया ना हमारे। यहाँ बचेगा 3/5। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, 10 into 2n+1 5 2 या 10, ठीक है, इक्वल्स टू 3 into, इसको ओपन कर दिया, n2+3n+2, ये दो ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करके लीनियर फैक्टर मल्टीप्लाई करना 3.0 में हमने सीखा हुआ है। 10 equals to 3n² + 9n। अब देखो क्वाड्रेटिक की खुशबू आना शुरू हो गई। क्वाड्रेटिक कहीं नहीं जाती, स्प्लिटिंग टर्म कहीं नहीं जाता, तो इसके दो फैक्टर बनाओ। n equals to 4, शाबाश। n equals to -1/2। n जो है बिलोंग टू नेचुरल नंबर है। नंबर होता है। हाँ, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होता है, इसकी वजह से ये नॉट पॉसिबल हुआ। नेगेटिव या फ्रैक्शन अलाउ नहीं है। देयरफॉर इसका सॉल्यूशन सेट बनेगा ओनली 4। सवाल देख रहे हो पर, तो हमारे पास n की वैल्यू निकल के आ गई। n की वैल्यू उसने पूछी थी। ठीक है, इसी का मेरे ख्याल नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास एक और है, नहीं है वर्ड प्रॉब्लम पे। ठीक है, अब बार बार कह रहा हूँ कि ये फॉर्मूले जो एनपीआर के हैं जरूरी नहीं है हम यूज करें, और चाहो तो इनको यूज कर सकते हो। जब बड़ा डेटा होता है तो एनपीआर के फॉर्मूले यूज हो सकते हैं। ये फॉर्मूले आना शुरू हो गए हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं 7.2। आज 7.2 में टफ टाइम है, लाइक 7.1 आसान नहीं है। अभी थोड़ी देर में 7.2 जरा खेलेगी गेम। अब बिल्कुल नंबर की तरह गेम है, चाहो तो इसको हम फॉर्मूले से खेलेंगे, चाहो तो इसको हम बगैर फॉर्मूले भी खेलेंगे, या 7.2। पहले सवाल सुन पढ़ते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट नेचुरल नंबर कैन बी फॉर्म लाइन बिटवीन 1000 and 10,000 आउट ऑफ द डिजिट। ये डिजिट है 5। अभी यहाँ तक सवाल को रोक लेते हैं। सवाल का दूसरा मरहला बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा टफ सवाल है। ठीक है, यहाँ पे अब पहले तो ये तय किया जाए कि डिजिट कितने नंबरों के हैं। आई मीन 4 डिजिट नंबरों के डिजिट बनेंगे कि 5 के बनेंगे। अब बिटवीन का मतलब सुन लेना, बिटवीन का मतलब दरमियान होता है, एंड बिटवीन में इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ बाउंड्री इंक्लूड होती है। मतलब मैं जुमला कह रहा हूँ, ये बात मेरे और तुम्हारे दरमियान है, तो मैं और तुम शामिल हैं। इसी तरह मैं याद दिला रहा हूँ चैप्टर 6 में क्या था, नंबर लाइन बिटवीन 1 and 100 दैट आर डिविजिबल बाय 3 and 7। तो 1 भी शामिल था, 7 भी शामिल था। तो इसका मतलब है 1000 कितने 4 डिजिट का नंबर, 4 क्रॉस लगा दो 1000 के नीचे, 4 डिजिट का नंबर है। एंड इसी तरह 10,000 के नीचे क्या लगा दो, तो यानी हमारे जो डिजिट हैं वो 4 5 वाले भी हैं
और क्या है हमारे पास। तो पहले चलते हैं ways to select the 4-digit number। ways to select 4 digits। आप बताओ मुझे कि पहला डिजिट क्या सिलेक्ट होगा। डेफिनेटली 0 नहीं सिलेक्ट हो सकता, ये बात हमने 7.1 में इस्टेब्लिश की थी। तो और याद है उसमें कोई डिफरेंशिएट किया है कि डिफरेंट डिजिट है, यस लिखा हुआ डिफरेंट नेचुरल नंबर। हाँ, और उसने ये नहीं कहा कि डिजिट डिफरेंट है या नहीं है, तो डेफिनेटली डिफरेंट होंगे। अगर रिपीटेशन कहता तो रिपीटेशन होती। कहीं सवाल के इब्तिदा में, अभी मैं सवाल का दूसरा बयान नहीं पढ़ रहा हूँ, कहीं भी सवाल के इब्तिदा में हमने नहीं कहा कि डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड। तो डिजिट जो है आपके रिपीट नहीं हो रहे। अब ये सारी बातें लिखोगे तो याद रहेगा। तो वेज टू सिलेक्ट द क्या था, 4 digit नंबर। तो पहला नंबर क्या सिलेक्ट होगा हमारे पास, वी हैव पाँच में से 5 चॉइसेस हैं। 5 में से सर पी पे जाऊँ? नहीं सिर्फ अभी कर रहा हूँ, ठीक है, मैं फॉर्मूले से नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, 5 चॉइसेस। 5 चॉइसेस हैं। देन उसके लिखो ये कौन सा हमने डिजिट सिलेक्ट किया है, पहला डिजिट। पहला डिजिट को क्या कहेंगे हम, मतलब उसको यूनिक 1000। हाँ क्या कहेंगे, यूनिक 10, 100, 1000 क्या कहेंगे। वेज टू वो लिखो ना, वेज टू सिलेक्ट द 1000 प्लेस डिजिट। सिलेक्ट द 1000 प्लेस, ठीक है। डिजिट इसके वेज आ रहे हैं हमारे पास 5, क्योंकि 0 नहीं आ सकता। 0 नहीं है। ओके, नाउ वेज टू सिलेक्ट द 1000 के बाद बराबर वाला कौन सा डिजिट होगा, 100 प्लेस। अब 100 प्लेस पे रिपीटिशन नहीं हो सकती, एक डिजिट तो मारा गया, लेकिन 100 प्लेस पे क्या आ सकता है, 0 आ सकता है। तो अगेन वी गॉट 5 चॉइसेस। अब ये वही वाली बात है कि आपने 5.1 रिपीट किया है या नहीं किया है। तो आपने 100 प्लेस पे अगेन 5 क्यों आ गया। अब आप आगे उर्दू में लिखते हैं, नाउ 0 कैन बी सिलेक्टेड, वो अगर आप चाहें, ठीक है। अब वेज टू सिलेक्ट 100 के बाद बराबर वाला क्या होगा, 10। बिल्कुल ठीक है। अब 10 प्लेस पे कितनी होंगी चॉइसेस, आप 2 इस्तेमाल कर रहे हैं, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। 3 1 2 3 4। अच्छा सॉरी, हाँ 4 रहेंगी। 4 वेज टू सिलेक्ट यूनिट्स, बिल्कुल ठीक है। 1 2 3 इस्तेमाल हो चुके हैं, तो 3 5 5 4 3 हो गए पूरे। रिपीटेशन नॉट अलाउड है, कहीं नहीं लिखा कि रिपीटेशन अलाउड है। रिपीटेशन अगर अलाउ होती है तो क्लियर लिखा जाता है, ठीक है। तो टोटल क्या हो गया है, 5 into 5 total base, टोटल नंबर फॉर्म्स, total number forms 5 into 5 into 4 into 3 25। ये कौन सा नंबर बना है बेटा, ये वो नंबर बना है जो 4 डिजिट वाला नंबर है, 4 digit। ठीक है। अब 4 डिजिट वाले के नंबर के बाद क्या आएगा नेक्स्ट, 5 डिजिट वाला नंबर। अब 5 डिजिट वाला नंबर जरा सा डिस्प्यूटेड है। वेज टू सिलेक्ट द, ways to select 5 digit number। अब इस 5 digit नंबर में सबसे पहले जो प्लेस है 1 2 3 4 5, ये वाली जो प्लेस है, ways to select the 10th of 1000, 10th of 1000 place digit। और 10,000 खुद भी एक शामिल होगा। नंबर कंसिस्ट ऑफ 4 digits, हमने भी बताए हैं पीछे।
क्या आ रहा है 10,000 वाले नंबर में वो क्या बनेगा, वो एक ही बनेगा। देखा कैसे एक बनेगा, मैं बात कर रहा हूँ सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में पहले पार्ट में क्या आया था, जहाँ तो मुझे दिखाओ सेकंड पार्ट, पहले पार्ट में क्या कर दिया मैंने, रिपीटेशन अलाउड। रिपीटेशन अलाउ नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, एक मिनट, थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूजन क्यों हो रहा है। Between 1,000 and 10,000 are as follows. In between, I mean boundaries are included है, ठीक है। 5 into 6 into 6 into 6 आ रहा है क्या पहले में? 5 into 5 into 4 into 3। 5 into थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, रिपीटेशन है अलाउ या नहीं है। रिपीटेशन मेरे हिसाब से अलाउ नहीं होगी जब तक रिपीटेशन के मुताबिक कोई इंफॉर्मेशन ना दी जाए, रिपीटेशन नॉट अलाउड होती है। Why I am doing all this rubbish thing? थोड़ा सा सॉरी भाई, मैं फंस रहा हूँ। कंसिस्ट ऑफ 4 डिजिट। सर देखिए, पहले हमें निकालना है नाइदर डिविजिबल वाले। नहीं, इसमें तो बात ही नहीं करो, अभी तो हम वहाँ कहाँ भाग गए, अभी तो हम पहला पार्ट निकाल रहे हैं। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स कैन बी फॉर्म बिटवीन 1,000 and 10,000? 1,000 and 10,000 के दरमियान दो टाइप के नंबर होते हैं, एक जो है आपके 5 डिजिट वाला होता है और एक क्या होता है आपके 6 डिजिट वाला होता है। ठीक है, 6 डिजिट वाला नंबर एक ही बनेगा, सॉरी क्यों बनेगा 6 डिजिट वाला नंबर, उसमें आपके पास एक ही बनेगा सेकंड पार्ट में। पहले पार्ट में मैं थोड़ा व्हाई आई एम गेटिंग कंफ्यूज, पहले पार्ट में जो है वो बनेंगे 5 into 6 into 6 into 6। Why I am taking repetition? To find out all possible outcomes between 10,000 and 1,000, तमाम possibilities। How many different natural numbers, मुख्तलिफ कितने बन सकते हैं टोटल। ठीक है, उपादा सही नहीं चल रहा है। रिपीटेशन अलाउ है या नहीं है अलाउ है, मैं ये देखना चाह रहा हूँ। रिपीटेशन अलाउ है, सॉरी रिपीटेशन अलाउ है, क्या हुआ? नहीं कि ठीक है, ओके ये काट दो, दोबारा करो। ठीक है। अभी भाई मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ इसमें कि रिपीटेशन अलाउ है या नहीं अलाउ है। पार्ट 1 काट के दोबारा करो, जी सर। पिछली नजर चीजें क्यों आ रही हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। पार्ट 1 हम अपनी तरफ से कह रहे हैं, क्या हमें 5 डिजिट का नंबर चाहिए, 4 डिजिट का नंबर चाहिए, ठीक है। नंबर टू सिलेक्ट द कंसिस्ट ऑफ 4 डिजिट्स, इसमें रिपीटेशन अलाउ होगा। वेट टू सिलेक्ट, पहली प्लेस आ गई आपकी 100,000 प्लेस। पहली प्लेस के लिए आपके 5 चॉइस हैं, 5 चॉइसेस क्योंकि 0 नहीं आ सकता। वेट टू सिलेक्ट 100 प्लेस। अब वो रिपीटेशन क्यों अलाउ है, सॉरी अब मैं उसको क्लिक कर पाया हूँ कि वो आपके डिजिट रिपीट हो रहे हैं 0 0। अगर हम रिपीटेशन अलाउ नहीं करेंगे तो 0 0 नहीं आएंगे। तो सवाल में लिखा नहीं है, लेकिन सवाल का डेटा बना रहा है रिपीटेशन अलाउ है, मैं गलती कर दिया था, यस अब हम सही ट्रैक पे आ गए। यूनिट प्लेस, हर प्लेस पे रिपीटेशन अलाउ है सिवाय पहली प्लेस के। टोटल बने 5 into 6 into 6 और ये बन रहे 1080। ठीक है, इसका सेकंड चॉइस है जो आपका कितने डिजिट का नंबर है, वो 5 डिजिट का यानी कि 10,000। और 10,000 वाला अगर सवाल पे देखें तो सर एक ही नंबर है जो 10,000 में वापस आ सकता है, वो खुद ही है। वेट टू सिलेक्ट
the 5 digit 10,000, there is a one way. Ways to select 5 digit number equal to एक ही है, वो खुद 1000 खुद वन, that is लिख दो आगे, that is 10,000 by by itself, has the total number of forms and total numbers formed 1080 plus 1. 1080 plus 80 ये था, टोटल नंबर बने 1081. 81 नंबर formed. ठीक है, अभी तो हमने पहला पार्ट निपटाया है. पहले पार्ट में हमने पूछा था कि जनाब इन 5 डिजिट से 1000 और 10,000 के दरमियान कितने नंबर बने. आप सवाल का दूसरा मरहले में यानी रिपीटेशन अलाउ है, याद रखना, और जो है बाउंड्री शामिल है. अब वो कह रहा हाउ मेनी ऑफ देम, अभी नया सवाल शुरू हो रहा है, हाउ मेनी ऑफ देम विल नाइदर बी डिविजिबल बाय 5 नॉर बाय 2. अब पहले तो हम ये तय करें कि कोई नंबर 5 से कब डिवाइड होता है. नंबर 5 से कब डिवाइड होता है, सोचो, अगर उसके लास्ट डिजिट पे 0 हो या 5 हो. देखो लॉजिक शुरू हो गई. एक अब पिछला सवाल खत्म हो गया है. एक नंबर 5 से कब डिविजिबल होता है, जब उसके इख्तितामी में डिजिट में 5 हो, इख्तिताम में, या 0 हो. इसी तरह एक नंबर 2 से कब डिवाइड होता है, जब उसके इख्तिताम में कोई इवन डिजिट हो. जब इवन डिजिट हो, इवन डिजिट में 0 भी आता है. अगर सोचो हम यहाँ से उल्टा चलेंगे. हम क्या करेंगे, जो नंबर सेलेक्ट करने जा रहे हैं वो उल्टा सेलेक्ट करेंगे, और उल्टा सेलेक्ट करते हुए वो नंबर करेंगे. बल्कि मैंने इनको पूरा जुमला लिखना चाहूंगा. नंबर इस साइड लिख दो. A number is said to be divisible by 5 or 2. To be divisible by 5 or 2. When it has at unit place. हाँ, अब देखो रिस्ट्रिक्शन यूनिट प्लेस है. एट यूनिट प्लेस इवन नंबर और ए 5. अब देखो रिस्ट्रिक्शन हमने बता दी, यानी अब मैं 100,000 प्लेस से नहीं शुरू करूंगा. अब मैं कहाँ से शुरू करूंगा, यूनिट प्लेस से. अब जरा डिजिट्स पे गौर करो जो आपको दिए हुए, 0 दिए हुए, 2 दिया हुआ है और 5, ये 3 नंबर हैं. यहाँ पे लिखेंगे वेज टू सिलेक्ट द यूनिट प्लेस डिजिट. Ways to select unit place. काफी टफ हो रहे हैं बेटा, और आज के सवाल मजीद टफ होने जा रहे हैं. तो कितने चॉइसेस हैं, या तो हम ले सकते हैं 0 ले सकते हैं, या 2 ले सकते हैं, या 5. तो जो 3 चॉइसेस हैं यूनिट प्लेस लिखो. 3 चॉइसेस हैं. उसके बाद आपने बाकी नंबर बनाने हैं. तो वेज टू सिलेक्ट 10 प्लेस, 10 बिल्कुल 10 छोड़ो, 100 प्लेस पे आएंगे ना डायरेक्ट. सॉरी 1000 प्लेस पे आएंगे ना. 4 प्लेस का नंबर चाहिए ना हमें. 1000 प्लेस डिजिट. अब हमारे पास 5 चॉइसेस हैं. रिपीटेशन अलाउ है. हाँ, 0 नहीं आएगा, बाकी पर सारे आ सकते हैं. ठीक है. रिपीटेशन अलाउ है. एंड वेज टू सिलेक्ट 1000 के बाद क्या होगा, 100 प्लेस. ऊपर करो पेपर. ओके, 2 सिलेक्ट हो चुके हैं, 4 आएंगे. नहीं रिपीटेशन अलाउ है. रिपीटेशन वाला ये इश्यू से हम कंफ्यूज हो रहे थे. जी. और उसके बाद क्या होगा, वेज टू सिलेक्ट 1000 के बराबर में 10 प्लेस आएगा. यूनिट प्लेस ऑलरेडी 6 ही आएंगे यहाँ पे भी. तो टोटल नंबर फॉर्म्स 3 into 5 into 6 into 6. काफी कंफ्यूजिंग सवाल था. सबसे पहले जो मैं बी हुआ हूँ, यहाँ पे रिपीटेशन अलाउ है. अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं होती
तो 0 कैसे आते हैं, इसलिए मैंने मिस कर दिया था। तो रिपीट, अगला सवाल इससे ज़्यादा टफ है, मतलब अब तुम्हारे जो है 7.2 में बच्चे के इम्कान बहुत कम है। उन बच्चों ने खासतौर पर जिन्होंने 7.1 की प्रैक्टिस नहीं की या रिस्ट्रिक्शन पे रिस्ट्रिक्शन मुश्किल ज़्यादा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा? नंबर 8। ऐसा बताओ, क्वेश्चन 8 लगाओ। जी सर। And how many 3-digit number? हाँ, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, 3 काटियां लगा दो पहले तो। 3 काटियां पहले। पहला पार्ट लिखे, पहला पार्ट। हाउ मैनी 3 डिफरेंट 3 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट लिख दो। 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4 and 5, 4, 5 और 6 भी। 6 भी ठीक है। कैन बी यूज ओनली वंस, अब रिपीटेशन नॉट अलाउड है। देखो कैन बी यूज, यहाँ अभी मैं पार्ट 2 पार्ट 3 इसका नहीं पढ़ा, आराम से बनाइए। वेज टू सिलेक्ट 100 प्लेस डिजिट, 100 प्लेस। आई हैव गॉट 6 चॉइस, कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो भी नहीं आ सकता। 6। वेज टू सिलेक्ट 10 बिल्कुल ठीक। डिजिट, इसमें 0 भी आ सकता है, तो 6 हो जाएंगी वापस। बिल्कुल ठीक, और क्योंकि रिपीटेशन जो है अलाउ नहीं है, लेकिन 0 अलाउ हो गया। यूनिट प्लेस पे हम चले, यहाँ 2 कंज्यूम करके आए हुए हैं तो 5 चौथे रहेंगे। 5 चॉइसेस रहेंगी। ठीक है। टोटल नंबर फॉर्म इसमें से बनेंगे 6 × 6 × 5, 180 डिजिट। अब इसके आगे एक लकीर खींचो। अब इसी सवाल को हम परम्यूटेशन के फॉर्मूले से भी करना चाहें तो लिखो वेज टू सिलेक्ट 100 प्लेस डिजिट। वेज टू सेलेक्ट, वो जो फॉर्मूला उसको भी करते थे, लिखो P61 6P1 सेलेक्ट हो गया, इज इक्वल टू 6, इज इक्वल टू 6। सॉल्व करोगे वही आएगा। वेज टू सिलेक्ट, वो जुमला लिखते जाओ 10 प्लेस। अब मैं फॉर्मूले से कर रहा हूँ, आपकी मर्जी फॉर्मूले से करें, कोई आपके पास पाबंदी नहीं है फॉर्मूला लगाएं। 10 प्लेस के लिए भी 6 में से एक 6P1। बिल्कुल ठीक। और उसके बाद हम चले यूनिट प्लेस पे। यूनिट प्लेस यहाँ 2 कंज्यूम हुए, 5P1, 5 में बिल्कुल सेम चीज आ रही है, सेम रिजल्ट आ रहा है, कोई ऐसी चीज नहीं है। लिखो पूरा टोटल वेज आ, टोटल वेज 6 × 6 × 5, 180 वेज। ऊपर और लिख दो बड़ा बड़ा, यहाँ टॉप पे, हाँ टॉप पे और लिख दो और तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया, राइट। अब पार्ट नंबर 2 की हेडिंग लगाइए। पार्ट नंबर 2 पे हम मूव कर रहे हैं। पार्ट नंबर 2 में रिस्ट्रिक्शन है, हाउ मेनी ऑफ दीज आर ऑड नंबर। अब ये कह रहे हैं कि ऑड नंबर है। अगेन 2-3 बातें सुन लो। डिजिट कहाँ जाएंगे, ऊपर से आएंगे। डिजिट कितने होंगे, ऊपर उसने बयान किया हुआ है 3, उसमें ऊपर बयान किया हुआ है कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो सारी इंफॉर्मेशन ऊपर की है, ऑड है। अब सबसे पहले ऑड की लॉजिक बनाओ। एक नंबर ऑड कब कहलाता है, नंबर ऑड कब कहलाता है, हम तो ये पढ़ते हैं जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होता उसको ऑड कहते हैं। जरा इसको दूसरी तरह से देखो, वो नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे और डिजिट हो। और डिजिट क्या होता है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। अगर और डिजिट है तो ऑड नंबर कहलाता है। तो पहले लॉजिक लिख दो, a number is said to be odd having odd digits at its unit place। अब ये लॉजिक लिखी मैंने, देखो लॉजिक बहुत खतरनाक आ रही है और ये सारा चैप्टर लॉजिक का है। एंड मैं ये कहता हूँ जो लोग कंप्यूटर साइंस में जाते हैं उनका दिमाग लॉजिक चलता है, मैथमेटिक्स सारा लॉजिक है। जब हमारे बच्चा सोचना नहीं क्या कर रहा वो मैथमेटिक्स को स्टार्ट नहीं कर सकता। तो ये तो हमने ऑड नंबर की सिलेक्शन की। इसका मतलब ऑड नंबर में
हम सबसे पहले क्या सिलेक्ट करेंगे, यूनिट प्लेस। तो चलें, वेज टू सिलेक्ट द यूनिट प्लेस डिजिट, ये हम पार्ट 2 कर रहे हैं। अब जरा चल के देखो ऊपर वाले डिजिट में ऑड नंबर कितने हैं। हमारे पास 1 है, 3 है, और क्या है, 5 है। वो बच्चा कर लेगा, सर डिजिट ये ऊपर वाले क्यों ले रहे हैं? बेटा सवाल तो ऊपर ही से कंटिन्यू है, तो ऊपर ही से लेंगे। तो लिखिए वेज टू सिलेक्ट ऑड दे आर 3 वेज, ठीक है। और जाओ और करके फॉर्मूले में लिख दो, और P 3P1 इज इक्वल्स टू 3, मतलब फॉर्मूले से करते मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन उसके बाद आप जब और डिजिट सिलेक्ट कर लेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, 3 डिजिट का नंबर है याद है, आप क्या सिलेक्ट करेंगे, 100 प्लेस डिजिट। यहाँ से 100 प्लेस डिजिट पे 0 नहीं आएगा, यहाँ से रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो 2 चीजें छोड़ दीजिए, कितने डिजिट बच गए अब आपके पास, 0 नहीं आ सकता, और 1 मैंने जो इस्तेमाल किया वो नहीं आ सकता, वो नहीं आ सकता, 5 है, तो 5 रहेगा। एक्सीलेंट, इसको भी फॉर्मूले में लिख दीजिए आगे। ये हो जाएगा। मैं दोनों तरह कर रहा हूँ, जैसे तुम्हें पसंद आए, फॉर्मूले से करना जरूरी नहीं है, कर लो। अभी हम कुछ भी नहीं कर रहे, अगेन हम प्रोडक्ट लॉ पे हैं। ये वो याद है कैप्टन वाइस कैप्टन वाला सवाल मुश्किल होता जा रहा है। मैंने आपको ये बताया था रिस्ट्रिक्शन के साथ सवाल मुश्किल होते रहेंगे। एंड इसके बाद आखिरी नंबर क्या सिलेक्ट करेंगे, 10th प्लेस। 10 प्लेस। 10 प्लेस के अंदर रिपीटेशन नॉट अलाउड है, आप 2 इस्तेमाल कर चुके हैं, 0 अलाउ होगी आपके पास, आ गया, अलाउ हो गया, तो फिर 5 हो गए सर, फिर 5 हो गए। एक्सीलेंट, और करके लिख दिया हमने 51। लिखो है टोटल ऑड नंबर फॉर्म्स, टोटल ऑड नंबर formed 3 into 5 into 5, 3 into 5 into 5, 75। 75 नंबर बन गए। देखो कैसे जोरदार हमने लॉजिक लगाई। ऑड नंबर किसे कहते हैं, जिसके यूनिट प्लेस पे ऑड डिजिट हो। ऑड नंबर से नहीं कहते जो 2 से डिवाइड ना हो, ये तो बचपन वाली डेफिनेशन है। अब सवाल का बहुत खतरनाक मरहला शुरू होगा तीसरे पार्ट में, आ जाओ। मतलब सवाल बहुत बहुत डेंजर आएंगे आज। अब वो दिन चलेगा, मैं आपको यही समझा रहा था, मैंने 2 दिन में 7.1 आपको करवाई थी। एंड सब कुछ स्टिल हम प्रोडक्ट लॉ के हैं, याद है वही डिजिट है ऊपर, याद है जो डिजिट पहले साल लोग किया गया है, याद है 3 प्लेस का डिजिट है हमारे पास, रिपीटेशन नॉट अलाउड है, कोई चीज भूलो नहीं। अच्छा आपको कह रहा है हाउ मेनी ऑफ देम आर ग्रेटर देन 330। अब बड़े अजीब की बात कह रहा है, 330 से बड़े नंबर। अगर सोचना पड़ेगा 330 से बड़े कौन कौन से नंबर होते हैं, सोचना 2 मिनट रुकना। सबसे पहले रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो इसका मतलब है 330 तो नहीं होगा, 331 वगैरह और जो भी हो। अब सबसे पहले हम चलते हैं कि इसकी 100 प्लेस पे 3 से बड़ा नंबर हो। देखो लॉजिक सोचो, साइड में लिखो, साइड में लिखो, बिल्कुल a digit, a number having a digit greater than greater than 3 at the 100 place। अब ये लॉजिक आ रही है बेटा, सवाल नहीं सॉल्व हो रहा है। यानी 430 आ जाए, 434 आ जाए, यानी स्टार्टिंग प्लेस पे आपका 3 से बड़ा नंबर हो। नंबर बी क्या होगा, ये हुआ था। नंबर बी होगा कि जनाब 3 एट द 100 प्लेस हो, 3 एट द 100 प्लेस हो, 3 एट 100 प्लेस, और जो है आपकी 10 प्लेस पे अ डिजिट ग्रेटर देन 3 हो, यानी 340 आ जाए। फिर रिपीट कर रहा हूँ, बी लॉजिक कह रहा हूँ कि आपकी फर्स्ट प्लेस पे तो 3 हो, लेकिन सेकंड प्लेस पे कोई ऐसा डिजिट हो जो 3 से बड़ा हो, यानी कि 350 आ जाए। ठीक है, अब इसके बाद सी लॉजिक क्या है, सी लॉजिक क्या है कि आपकी पहली प्लेस पे 3 हो, यानी कि 100 प्लेस पे, और आपकी 10 प्लेस पे क्या हो, 3 हो, और डिजिट
जो है ग्रेटर देन 0 एट द लास्ट प्लेस। ये क्यों नहीं हो सकता? डिजिट, जी सर। ये क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता, इसमें रिपीटेशन शुरू हो गया। तो यानी कि आपका जो है सी वाली लॉजिक फेल हो गई। सी वाली लॉजिक हमारी फेल हो गई। अब ए और बी में से इस्तेमाल करनी है। ठीक है, अब चलते हैं एक ही दफा पहले ए को सिमुलेट करते हैं। तो ये साइड में लॉजिक लिखी है, अब नीचे सवाल उधर से उल्टे हाथ से सॉल्व शुरू हो रहा है। हाँ, पूरा लिखना शुरू करो। ए केस when a digit 3 at when a digit 3 at the 100th place 3 at 100 place और क्या लिखा था आगे? and 3 at 10th place and the digit greater than greater than 3 at the 10th place। उसको नॉट पॉसिबल वाला लिखवा के फिर अगले पार्ट पे नहीं नहीं, पहले पार्ट पे चले ना, ए पार्ट पे। नंबर 3 at the this and 3 greater than 100th place वाला पहले पार्ट से चलते हैं ना। नंबर having a digit greater than 3 when a digit greater than 3 at 100 place। जी सर, हो गया। ठीक है, अब इसका गिनो 100th place पे बेस टू सेलेक्ट 100th place डिजिट। जैसे कि ये बेस ये मेरे साथ नहीं रुको, बिफोर 403 काट दो। अच्छा, अब तो गिनने जा रहे हैं बेटा। इसकी मैंने कहा था क्लास लंबी जाएगी और उसकी वजह यही है कि अभी भी इसका 7.2 में बड़ी जान है और मैं इतनी ही पढ़ा हूँ जितना आसान पढ़ाता हूँ। वेज टू सेलेक्ट 100 प्लेस डिजिट। 100 प्लेस डिजिट में आप क्या देंगे बेटा? जीरो नहीं आएगा बस। नहीं, आप 100 प्लेस डिजिट में पहले 3 सेलेक्ट करेंगे बेटा। आपने क्या लिखा है लॉजिक? ग्रेटर देन 3। ग्रेटर देन 3 में क्या क्या मिलेगा आपको? ग्रेटर देन 3 में मेरे पास 4 5 6 है। 3 लिखो। 3 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे वेज टू सेलेक्ट 100 के बाद बराबर में क्या आएगा? 10th प्लेस डिजिट। बिल्कुल 10th प्लेस पे क्या होगा? इसके अंदर तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 6 2 के कंज्यूम हो गया, 6 होंगे सर। बिल्कुल 6 होंगे, शाबाश। एक कंज्यूम करके आए ना, ठीक है। वेज टू सेलेक्ट यूनिट प्लेस। ओके, यूनिट प्लेस नंबर 2 रिपीटेशन नॉट अलाउड है। 5 एक्सीलेंट। तो यू नो 3 into 6 into 5। तो ये कौन से डिजिट है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। जिसकी स्टार्टिंग प्लेस पे आपको 3 से बड़ा कोई डिजिट मिल रहा है, ठीक है? तो ये बने टोटल 180 नहीं 90 बनेंगे सर। 90 वेज, ठीक है। ठीक है, अब ये हो गया। देन उसका बी पार्ट लिखिए नीचे। पार्ट बी में क्या था? बच्चों को याद दिलाइए। साइड में लिखा हमने पार्ट बी। When 3 at 100 place and digit greater than 3 at 10 place। ठीक है, तो वेज टू सेलेक्ट द 3 सेलेक्ट करने के लिए 100 सेलेक्ट एक ही तरीका है। Ways to select 3 at 100 place। काफी टफ होगा बेटा आज बहुत खतरनाक लॉजिक है, कल और इससे बढ़ेगी। एक ही तरीका है 1। शाबाश जी। Ways to select a digit greater than 3 at बिल्कुल ठीक कह लो। 10 place पे। 10 प्लेस पे। अब ग्रेटर देन 3 देखिए आप कौन कौन से नंबर हैं? Greater than 4 है, 5 है, 6 है, 3 चॉइसेस हैं। 3 choice है, तो 3 आ गए, ठीक है। तीसरी प्लेस के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी कि जो मौजूदा है उन्हीं में से। ठीक है, तो 5 डिजिट बचे हैं आपके पास तीसरी प्लेस के लिए। जी सर। डिजिट है यूनिट प्लेस 5। टोटल केस बी के अंदर हमारे पास आ गए 1 into 3 into 5 15। अब देखो पार्ट ए में कितने नंबर आए? 90। 90। बहुत खतरनाक लॉजिक वाला सवाल है, इंतहाई खतरनाक लॉजिक वाला सवाल है। आज से बैरल एग्जाम में नहीं आया। 90 प्लस 15 टोटल नंबर फॉर्म्स हैंड टोटल नंबर
अमूमन एग्जाम में डिजिट वाले नंबर नहीं आते। अब देख लो, दिस इज कंप्यूटर साइंस। 90 प्लस 15 टोटल हमारे पास बन जाएंगे 105। अब हम अपने सवाल के दूसरे मरहले में आते हैं। अब ये तुम लोग फॉर्मूलों से कर लो, ये तुम लोग बगैर फॉर्मूले से कर लो। इस अप टू यू। कभी एग्जाम में ये नहीं लिखा था कि फॉर्मूले से करना है कि किससे करना है। अगला सवाल क्या है हमारा? क्वेश्चन 13। नहीं ना फटाफट, 10 मिनट लगेंगे भी क्लास एंड होने में। मुझे मालूम था आज क्लास बहुत टफ है। टफ नहीं है, बहुत टफ है। अब डिजिट से हम बाहर निकले। अब दूसरा सवाल है, find the number of ways in which a 5 first year student and 5 second year student can be seated on a bench in an examination so that the no two students of the same class are next together। ये मसला क्या है? ये वही मसला है कि हम नहीं चाह रहे बच्चे चीटिंग करें, तो अल्टरनेट सीट पे हमें बिठाने 5 बच्चे। अब देखो, सिंपल तरीका ये है कि मैंने 10 कुर्सियां लगाई हुई हैं। जब पहला बच्चा आता है हमारे पास, लेट्स सपोज कि एक क्लास का, वो जो बैठेगा, किसका बैठेगा? अल्टरनेट सीट पे बैठेगा। तो पहले सोचो, पहला बच्चा आया, लगातार नहीं बैठेगा। हम सिंपली लिखते हैं, वेज टू अरेंज द 5 students of the same class on alternate seats। 5 students of same class on alternate seats, यूज लिखना। on alternate यानी हमने पहले स्टूडेंट से कहा, पहले स्टूडेंट तुम्हारा जहाँ चाहो बैठ गया, लेकिन जहाँ तुम बैठे हो एक छोड़ के दूसरा बैठेगा। तो इसको हम लिखते हैं दो तरीके से। एनपीआर की फॉर्म में लिख दो, P55। 5 सीटें हैं, 5 बच्चे। 5 बच्चे हैं, इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल, इक्वल्स टू 5 120 तरीके। 120 तरीके। ठीक है। अब देखना, 5 बच्चे बैठे हैं क्लास के अंदर। लेट सपोज कोई भी क्लास के, मैंने नहीं पाबंदी लगाई। लेट सपोज फर्स्ट ईयर के बच्चे आए, वो बैठे, लेकिन लगातार नहीं है। अब अगला जो ग्रुप आएगा, तो वेज टू अरेंज द सेकंड ग्रुप ऑन अल्टरनेट वैकेंट सीट। 5 students of other class on 5 vacant seats। on vacant 5 seats। जो क्या होगा? सेम होगा, B55। 5 सीटें, 5 बच्चे। 5 फैक्टोरियल 120 तरीके। 120 इंटू 120 120 इंटू 120 टोटल मिलेंगे 28,800 तरीके। अभी भी जवाब गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है जवाब? क्योंकि हमने क्या किया है, 5 बच्चे फर्स्ट ईयर के पहले बैठेंगे, 5 सेकंड ईयर के, ये डिसाइड नहीं है। तो एंड में हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाई 2। मल्टीप्लाई बहुत ग्रुप बैठ। हाँ, क्योंकि 2 ग्रुप बैठ रहे हैं बेटा। एक ग्रुप ये रहा फर्स्ट ईयर मान लो से, तो सेकंड ईयर टोटल में लिखो, आखिर में मल्टीप्लाई बाई 2। टोटल वेज इक्वल्स टू 2 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, या 2 इंटू 120। 2 को फिर समझो कि जनाब फर्स्ट ईयर वाले पहले बैठेंगे, सेकंड ईयर वाले, ये भी तो 2 अरेंजमेंट बन सकते हैं ना। आपने तो मान लिया कि पहला ग्रुप फर्स्ट ईयर का है, पहला ग्रुप सेकंड ईयर का है, तो वो मल्टीप्लाई बाई 2 एंड में हुआ है जाके। तो टोटल कितना बना है? 120 इंटू 120 40 ज़रब दो 28,800 अरेंजमेंट। देखो, बार बार कह रहा हूँ, ये 2 क्यों मल्टीप्लाई उसको लिख लेना, क्योंकि तुम क्या करने जा रहे थे, एक अरेंजमेंट बता रहे थे फर्स्ट ईयर वाले पहले हों, या बता रहे थे सेकंड ईयर, तो मल्टीप्लाई बाई 2 मुमकिन है फर्स्ट ईयर। हमें एक ही अरेंजमेंट को कैलकुलेट करना होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा बहुत लंबा चैप्टर क्या है, एक्सरसाइज काफी टफ है।
अक्सर अच्छे दिन गुजारे हैं आपने चैप्टर 7 में। अब क्योंकि हम बढ़ेंगे ना मुश्किल दिन आएंगे। डॉटर पहला सवाल है, हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म बाय द लेटर्स ऑफ द इन अल्फाज से कितने वर्ड बन सकते हैं। वर्ड का मतलब ये होता है वो मीनिंगफुल हो, मीनिंगलेस है, अरेंजमेंट है। टोटल लेटर्स कितने हैं बताओ। नंबर ऑफ लेटर्स 8 है हमारे पास। 8 है। वेज टू अरेंज 8 लेटर्स। टू अरेंज 8 लेटर्स। लिखो पी 8 P8 P8 8 में 8 8 फैक्टोरियल जो भी आ रहा है दैट शो दो खुद निकाल देंगे। तो ये तो पहला पार्ट निपट गया। पहला पार्ट तो देखते हैं ना, पहला पार्ट हो गया सर। अब दूसरा पार्ट की जब आ जाते हैं। अब दूसरे पार्ट में रिस्ट्रिक्शन शुरू हो गई। इन हाउ मेनी ऑफ द वर्ड्स वॉवेल अकर टू वॉवेल में कौन थे मतलब चेक करो डॉटर में। नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने हैं। नंबर ऑफ वॉवेल्स हमारे पास ए यू और ई 3 है सर। 3 क्या आ रहा है, ये ग्रुपिंग का सवाल आ गया। इसमें वो कह रहा है वॉवेल अकर टुगेदर। तो क्या करते हैं हम, या तो ग्रुपिंग में हम ये करते हैं टोटल में से वॉवेल्स को हटा देते हैं। टोटल लेटर्स कितने हमारे पास 8। Ways to arrange vowels together 9 पहले बताएंगे। टोटल लेटर्स कितने, टोटल लेटर हमारे पास हैं 8 में से 3 निकाल लेंगे। 5 लेटर्स है और एक ग्रुप है। वेज टू अरेंज 6 ways to arrange the 6 letters। 6 क्यों ग्रुप है, क्योंकि 5 फिर रिपीट करना हो जो नॉन वॉवेल्स हैं और एक है तो 6 फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, आगे इनटू अब वॉवेल का होगा आगे ही लिखो आप P6 के साथ इनटू P31। ये 3 में से 3 वॉवेल अरेंज करने हैं ना। ये वो ग्रुप है 3-1 नहीं होगा 3-3 होगा। 3 हाँ फिर मैं रिपीट करूँ जिन्होंने नहीं सुना। आपके पास 8 लेटर्स थे डॉटर के। 8 में से अपने 3 ग्रुप को कर दिए 5 और एक ग्रुप 6 हो गए। अब ग्रुप के अंदर जाते हैं, देखो ग्रुप का कंसेप्ट जो जिसका बीच है तो वो पिटवा है। तो टोटल क्या हो गया 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। बस आगे डायरेक्ट शो दो। ठीक है सर। तो इसके बाद क्योंकि काफी पार्ट है, थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। पार्ट नंबर 3 पाबंदी आ गई इस सवाल के अंदर। पार्ट 3 में क्या कह रहा है, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज लेटर स्टार्ट विद डी। अच्छा ठीक है। फिर पाबंदी है डी को पहले ले लो। मैंने बार कहा रिस्ट्रिक्शन को पहले फॉलो करेंगे। स्टार्ट विद डी पे हमें निकालना है। तो डी एक ही है P1 डी एक ही है 1 इनटू बाकी रेस्ट जो बच गए बिल्कुल डी है। तो 1 इनटू 7 फैक्टोरियल। इसका आंसर डॉक्टर ने छोड़ दिया। ये मैं कर दूंगा आपसे अलग। ये पार्ट 3 हो गया। 3 के बाद पार्ट 4 में क्या कहना है। बेटा काफी टफ हो रहा है तो मैं नहीं था सेम लेक्चर में लेक्चर डिलीवर करता हूँ। कोई मैं लेक्चर को बड़ा छोटा नहीं कर रहा हूँ। मेरी पुरानी लेक्चर बुक मौजूद है, मैं दिखा दूंगा आपको। मेरा लेक्चर मौजूद है। तुम समझ लो कि सर आज बहुत सुन पे आए हैं, सर सुन पे नहीं आए। सर ने बहुत स्लो 7.1 पे स्टार्ट किया था, अब सर को खींचना पड़ेगा। Ways to arrange letters start with D और डी। अब there are 2 choices हैं स्टार्ट में। आप 2 choices हैं तो पहला सिलेक्शन हमारा 2 होंगे। पहले तो 2 होंगे क्योंकि लेटर कितने बचेंगे लगता है इसमें समझना। तुम्हारे पास टोटल लेटर है 8। अगर तुम टी सिलेक्ट कर लो तो डी नहीं कर लो और डी सिलेक्ट कर लो तो टी नहीं कर लो। रिमेनिंग लेटर हमारे कितने होंगे 7 होंगे। एक इसमें बड़ी चालाकी करनी है बेटा। मैं जिन्होंने नहीं सुना मैं फिर दोबारा सुना रहा हूँ। अगर तुमने डी पहले सिलेक्ट किया है तो तुम टी नहीं ले सकते और लिखा है। और अगर तुमने टी
तो 2 लेटर्स की तो चॉइस है तुम्हारे पास, लेकिन रिमेनिंग लेटर 7 है। 2 into 7 फैक्टोरियल, एक वक्त में एक सेलेक्ट होगा, ये डॉटेड में आ गया, ठीक है। और नंबर 5 में क्या दे रहा है, एंड हाउ मेनी ऑफ दीज लेटर्स आर विल अकर एट द 5th प्लेस। अच्छा, देखो ये बिल्कुल वही वाला पार्ट है जो पार्ट नंबर 3 है, यानी स्टार्ट में हो या 5th प्लेस पे हो, एक ही बात है। तो सबसे पहले डी को उठाएंगे और हम क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे 5th प्लेस पे। तो देयर इज ओनली वन चॉइस और रिमेनिंग 7 लेटर्स हैं। रिमेनिंग 7 है, 77। फिर मैं रिपीट करूँ, ये बिल्कुल वही पार्ट है जैसा पार्ट अभी हमने थोड़ी देर पहले पार्ट नंबर 3 में किया था। देयर इज नो डिफरेंस। 1 into 7 फैक्टोरियल डॉटेड, जी सर, दोनों सेम से हमारा। नंबर लास्ट पार्ट में क्या कर रहा है वो, तो ज़्यादा ही पार्ट दे दिए इन्होंने अभी। नंबर ऑफ वोवेल्स एट द स्पेसिफिक, कौन सी स्पेसिफिक प्लेस हमने करी है, 2nd, 4th and 6th प्लेसेस। ओके, तो सबसे पहले हम रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे और वोवेल्स कितने हैं, 3 हैं, तीनों को वेट टू सिलेक्ट द वोवेल्स एट द स्पेसिफिक पोजीशन। देयर आर 3 पोजीशंस हैं, स्पेसिफाइड पोजीशंस। पहले तो 3 ये आ गया वोवेल्स के, एंड नाउ द रिमेनिंग कितने हैं, 8 लेटर्स थे टोटल में, 8 थे तो 5 रह गए। देखो ठीक, शाबाश। 5 में हमने सिलेक्शन बना दी, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, इनका फैक्टोरियल सिंप्लीफाई करके यहाँ पे दिया जाएगा। पेज ब्लैंक लाओ पहले तो, लिखो लीनियर परम्यूटेशन। लीनियर, सवाल लगाओ, सो ऊपर का, ऊपर की चीजें हटाओ, लीनियर परम्यूटेशन। जी सर। अच्छा, यहाँ पे लिखो लीनियर परम्यूटेशन विदाउट रिपीटेशन। अभी तक जो चीज भी हम परम्यूटेशन कर रहे हैं उसमें कोई चीज रिपीटेशन नहीं हुई। जैसे तुमने देखा डॉटर में कोई लफ्ज रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। एबीसी लिखो, एबीसी, एबीसी 3 है तो लिखो 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल तो 6 बेस, इक्वल्स टू 6 बेस बना। अगला लिखो 6 बेस एबीसी, लिखो इसके अरेंजमेंट लिखो, एबीसी, एसीबी, शाबाश, बीसीए, वेरी गुड, बीएसी, दिस इज कॉल्ड लीनियर परम्यूटेशन। सीएबी और सीबीए बनना चाहिए, 6 बन गए सर। ठीक है, अब एक लेवल के लिए सोचो कि बी भी ए बन जाए, ऊपर लिखो जहाँ बी है ऊपर टॉप पे, यहाँ उसको ए बना दो। अगर ये बी भी हमारा ए हो जाए, देखो रिपीटेशन शुरू हो गया, नई चीज आ गई। जहाँ जहाँ नीचे आपका बी लिखा हुआ है वहाँ तमाम जगह ए कर दे। ए कर दिया हमने, बी की जगह हमने ए बना दिया, ए। अब मुझे बताइए आपका पहला यानी ए सी, और नीचे कहीं देखिए ए सी है, ए सी है सर, दोनों को टिक कर दो, ये और ये सेम है। इसी तरह ए सी ए है कहीं, ए सी ए, ये रहे ये वाला और ये वाला, ठीक है। और कहीं देखो सी ए 2 दफा है, ये रहे। क्या हुआ, तुमने देखा 6 से घट के वो किसमें हो गए, तभी इतनी चीजें बन गए। तो इसका मतलब है जब रिपीटेशन होता है तो चीजें सप्रेस होती हैं। एंड इसका फॉर्मूला लिखते हैं, टोटल से 3 फैक्टोरियल, आगे लिखो 3 फैक्टोरियल, इनके आगे 3 फैक्टोरियल, और कितनी चीजें रिपीट हुई, 2 हुई, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो कितना आया जवाब का, सिंप्लीफिकेशन करो। अब ये नया फॉर्मूले की तरफ आ गए हैं। 3 फैक्टोरियल कम 2 फैक्टोरियल, हाँ, क्योंकि 3 चीजें थी और उसमें रिपीटेशन 2 हो गई, तो क्या हुआ, 1 into 2 into 3 ओपन करो ना, क्यों घबरा रहे हो, घर के कितना रह गया, 3 बेस। तो नया फॉर्मूला मैं तुम्हें लिखने जा रहा हूँ, वो फॉर्मूला है n divided by डिवाइडेड बाय t t
नीचे डिवाइडेड बाई टी कॉमा comma डिवाइडेड बाई यू u इज इक्वल टू equals to n फैक्टोरियल n factorial अपॉन टी फैक्टोरियल upon t factorial यू फैक्टोरियल। into u. अब देखो यहाँ पे पहले फॉर्मूले को समझो, n टोटल है और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। इसके बाद t और u रिपीटेशन है, मुमकिन है एक ही वर्ड रिपीट हो, मुमकिन है 15 वर्ड रिपीट हुए, तो ये रिपीटेशन का फॉर्मूला आपके पास आ गया। एक रिपीटेशन का सवाल करके दिखा देते हैं आपको जी। एंड रिपीटेशन पे कोई पाबंदी नहीं है, 15 चीजें भी रिपीट हो सकती हैं, बस जो 2 मिनट का टॉपिक रह गया है। अब ये सर ने एक सवाल लिखा है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ द परम्यूटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड फॉलोइंग वर्ड टेकिंग टुगेदर इंस्टीट्यूशन। देखो भी थोड़ी देर पहले डॉटर में कोई वर्ड रिपीट नहीं हो रहा था, इंस्टीट्यूशन में टोटल वर्ड कितने पहले तो बताओ, एन कितने? 12, तो एन हो गए 12 आपके पास। total letters एन लिखेंगे n equals to 12 बने हमारे पास, ठीक है सर। नंबर ऑफ टीज रिपीटेड हो रहे हैं बेसिकली। अब टीज का कोई भी नाम रख सकते हैं, विनी के कोटे के, मैंने टीज का नाम आर रख दिया, और रख लिया स्मॉल आर, और ये 3 रिपीट हुए थे। 3 रिपीट हुए थे जी। तो नंबर ऑफ टीज के बाद कौन रिपीट हो रहा है? आई रिपीट हो रहा है। आई रिपीट हो रहा है। अब आई की मर्जी तुम्हारी, तुम जिससे रिप्रेजेंट करो, मैंने उसको यू से रिप्रेजेंट कर दिया। और इन लेटर्स की कोई पाबंदी नहीं है, सिर्फ एन की पाबंदी है, एन को टोटल है। एंड एस भी मेरे ख्याल से रिपीट हो रहा है, रिपीट हुआ, इसको पी नाम दे देते हैं। उसको पी नाम दे दो, स्मॉल पी नॉट कैपिटल, कैपिटल परम्यूटेशन के लिए है स्मॉल पी। एंड और भी एक लेटर रिपीट हो रहा है, नंबर ऑफ एन। एन अमूमन इसका ये सवाल एमसीक्यूज में आते हैं। कोई भी नाम देते हैं, सी स्मॉल सी। जी सर। अब फॉर्मूला बना देखो, अभी ऊपर हमने फॉर्मूला बताया था, ये फॉर्मूला अब जो है चेंज हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ लेटर्स बढ़ गए हैं। परम्यूटेशन। अब तुमने देखा फॉर्मूला नागुज़ीर हो गया, बगैर फॉर्मूले के अब हम चल नहीं सकते। अब बताओ आवाज आ रही है? अब आ गई है बात, चलो ठीक है। इसमें डायरेक्ट आंसर लिख दो, बाकी वो कैलकुलेटर से चेक करेंगे। तो ये हमने देखा रिपीटेशन, परम्यूटेशन विद रिपीटेशन एंड वेरी 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 लास्ट फ्रेश पेज ले लीजिए आप। लिखिए एबीसी, कैपिटल एबीसी, कैपिटल ए बी सी। ये 3 लेटर्स हैं, इनको अरेंज करने के कितने तरीके हैं? लीनियर परम्यूटेशन, इनको कहते हैं 3 फैक्टोरियल वे। लीनियर परम्यूटेशन में 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 6 वेज अभी मैंने थोड़ी देर पहले एबीसी लिखे। अगर इन्हीं 3 चीजों को बजाय एक सीधी लकीर के हम सर्किल में जरा लिखें, दायरा बनाइए, एक दायरा बना दिया हमने और एबीसी लिखिए,
इसमें ए बी। अब आखिरी टॉपिक है आपका, इसको कहते हैं सर्कुलर परम्यूटेशन। साइड में लिखिए सर्कुलर परम्यूटेशन। देखो लीनियर परम्यूटेशन में हमें बड़ी आसानी थी, एक कोना मिलता था, वहां से पता चल जाता था। अब 3 आदमी सर्किल में बैठे हैं और तुम पहुंचे, तुम्हें नहीं मालूम कौन पहले आया है। सर्कुलर परम्यूटेशन में एक छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है, नहीं है आपकी मर्जी किसी एक को मार्क करते हैं। लाइक सपोज सी के ऊपर डिब्बा बना लो, सी के ऊपर डिब्बा बना दिया। तो लीनियर परम्यूटेशन से सर्कुलर परम्यूटेशन में आपको एक मार्किंग करना होती है, और सर्कुलर परम्यूटेशन का फॉर्मूला लिखिए n-1 फैक्टोरियल, n-1 होल फैक्टोरियल। आगे लिखिए सर्कुलर परम्यूटेशन और फिर फॉर्मूला लिखिए। यानी सर्कुलर परम्यूटेशन में एक आदमी को कुर्बान करना, 18 आदमी बैठे हैं तो एक कम हो जाएगा। और ये अब सर्कुलर परम्यूटेशन में एक मसला होता है, क्लॉकवाइज भी शामिल होता है, एंटी क्लॉकवाइज भी शामिल होता है। यानी कि सी ए बी भी शामिल होगा और सी डी ए भी शामिल होगा। तो सर्कुलर परम्यूटेशन का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, n-1 फैक्टोरियल। अब सर्कुलर परम्यूटेशन में ये भी होता है कि बाद दफा जो है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डिस्टिंग्विशेबल नहीं होता। मतलब आप फूलों को हार है, आपको ये नहीं मालूम चलता है वो सीधा है या उल्टा है, तो इसको कहते हैं मूवेबल सर्किल। तो मूवेबल सर्किल में आगे लिखो जी सर। मूवेबल सर्किल में मूवेबल सर्किल की मिसाल है, क्या भी क्या पूछा, तस्वीर के दाने। तो मूवेबल सर्किल में जो है आपका फॉर्मूला हो जाता है हाफ ऑफ n-1 फैक्टोरियल। हाफ ऑफ n-1 फैक्टोरियल। और इसमें कहते हैं क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आर नॉन डिस्टिंग्विशेबल। क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज CCW आर नॉन डिस्टिंग्विशेबल। तो बेटा आज आपका सफाई का इम्तिहान खत्म हो गया है, यहाँ पे मैं क्लास रोक रहा हूँ। मैंने होमवर्क क्लास वर्क आपको भेज रहा हूँ, ये लेक्चर भी भेज रहा हूँ। प्लीज घंटों लगेंगे, ये आसान नहीं है। अगर तुमने इसमें आसान लिया, आगे चैप्टर दबा हो जाएगा तुम्हारा। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज। कोर्स है ना, कोर्स से क्या क्या मीटिंग ऐड करवानी। मीटिंग एंड करो। बैठी हुई क्यों नहीं हो रही यहाँ से? इसी पॉइंट पे कंट्रोल होता है। मैंने बंद कर दिया है, उठाकर नीचे यहाँ
सेटिंग लंबी ट्रेनिंग नीचे बढ़ेगी उसके अंदर ही आता है समझेंगे लीडर जब तक जो कुछ करेंगे सबसे ज्यादा मिल रहा है क्या तो ये देखा जाएगा नहीं आया